वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज कोजेंट। कोजेंट मीन्स एकदम क्लियर। कोई भी चीज एकदम कोजेंट है, इसका मतलब क्या है? वो एकदम क्लियर है, एकदम लॉजिकल है, एकदम कन्विंसिंग है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। परसुएसिव है मतलब आप उसकी बात मान रहे हो। कंपेलिंग है मतलब आपको अपनी बात मनवा रही है वो। कन्विंसिंग है मतलब आप उस बात से पूरी तरीके से अग्री करते हो। एंटोनिम्स अनकन्विंसिंग है, कन्विंस नहीं कर पा रही। फैलेशियस है, झूठी है। स्पेकियस है, झूठी है। तो इकोनॉमिस्ट ने एक बहुत ही क्लियर आर्ग्यूमेंट दिया किस चीज को बदलने का? कंट्री के टैक्सेशन सिस्टम को बदलने का। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया? एक बहुत ही क्लियर आर्ग्यूमेंट दिया। अच्छा, बहुत दिन से हमने ना सिनोनिम्स नहीं करे हैं। कोई चीज अगर फेक है तो मुझे 20 सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर फेक है तो। फेक है, काउंटरफिट है, फोनी है, स्प्यूरियस है, बोगस है, शैम है, झूठी बनाई हुई है तो फोर्ज्ड है। कोई कहानी झूठी बनाई हुई है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉन्कॉक्टेड है, डॉक्टर्ड है, फैब्रिकेटेड है। इसका मतलब कोई कहानी है जो आपने क्या की हुई है? झूठी बनाई हुई है। फ्रॉड्यूलेंट है, वेरी नाइस। अच्छा, फिक्टिशियस है। इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना, इसमें 2 बार टी आई आता है। फिक्टिशियस, ऐसे स्पेलिंग याद कर सकते हो, मतलब झूठी है। अच्छा, कोई चीज नकली है तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। कॉपीड है, डुप्लीकेटेड है, इमिटेटेड है। इमिटेटेड इज ऑल्सो व्हाट? वो चीज कैसी? कॉपीड है। सिंथेटिक है। सिंथेटिक इज व्हाट? वो चीज कैसी है? वो चीज नेचुरल नहीं है, एकदम कैसी है? झूठी बनाई हुई है। अच्छा, कोई धोखा दे रहा है आपको, प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड का मतलब क्या? दिखावा कर रहा है, वो एक्चुअल में वैसा है ही नहीं। फेंड कर रहा है। फेंड है मतलब, इसका मतलब भी क्या है कि वो इंसान क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। मैम स्यूडो रह गया, बिल्कुल सही बात है, स्यूडो है। स्यूडो शब्द का मतलब क्या होता है? कि वो चीज कैसी है? फॉल्स है। धोखा देने वाली है तो डिसीटफुल है, धोखा दे रही है आपको। डिसेप्टिव है। इन वर्ड्स का मीनिंग भी क्या होता है? कि वो चीज आपको क्या दे रही है? वो चीज आपको धोखा दे रही है। जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, मतलब वो चीज धोखेबाज है, धोखा देने वाली है। अच्छा, अब लोगों की बात करते हैं। ऐसा इंसान जो आपको धोखा देता है मतलब वो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखाता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट। मतलब वो अंदर से बहुत खराब इंसान है, लेकिन वो भेस या वो दिखा ऐसा रहा है कि उसके अंदर बहुत वैल्यूज हैं। तो ऐसा इंसान इज हाइपोक्राइट, मीन्स शोज गुड मॉरल कैरेक्टर। ऐसा इंसान क्या करता है कि इसका मॉरल कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ होता है नहीं है। वाइल रियलिटी इज समथिंग एल्स। रियलिटी कुछ और होती है। अच्छा, जो इंसान किसी का भेस पहन लेता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कौन होता है? जो किसी और का भेस पहन लिया है। ऐसे इंसान को शार्लाटन भी बोलते हैं। शार्लाटन कौन होता है? अच्छा, इम्पोस्टर ने तो भेस पहन लिया है किसी का ना, कोई और इंसान का भेस, मुखौटा पहन लिया है। मतलब ये इम्पोस्टर क्या करता है? प्रिटेंड करता है कि मैं वो हूँ। शार्लाटन क्या होता है? उसको कोई नॉलेज वॉलेज नहीं होती है और वो दिखाता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? शार्लाटन। मीन्स ऐसा पर्सन फॉल्सली क्लेम करता है नॉलेज को, जबकि इसके पास कोई नॉलेज वॉलेज होती नहीं है। अच्छा, एक तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को डॉक्टर्स बोलते हैं, जबकि वो डॉक्टर्स होते नहीं है। हिंदी में उनको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। उनका वर्ड क्या होता है? उनका वर्ड होता है क्वैक। क्वैक शब्द का मतलब क्या होता है? कि वो प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास बहुत सारी मेडिकल नॉलेज है, जबकि उनके पास कोई भी मेडिकल नॉलेज नहीं होती है। मीन्स ये भी फ्रॉड्यूलेंट होते हैं। ये क्या क्लेम करते हैं? फ्रॉडुलेंटली क्लेम दैट वी हैव मेडिकल नॉलेज।
कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेडिकल नॉलेज है, हमसे दवाई ले लो, हम तुम्हें दवाई दे देंगे। छोला छाप डॉक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं? क्वैक। फिर एक वर्ड होता है स्विंडलर। स्विंडलर कौन होता है? जो सामने वाले को चीट करते हैं। तो स्विंडलर कौन होता है? चीटर या चीट, या फिर इसको क्या, चीटर जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, वर्ड इज चीट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन मैन। मतलब ये क्या करते हैं? ये सभी लोग धोखा देते हैं। स्कैमर, फिर एक स्कैमर वर्ड होता है। स्कैमर कौन होता है? जो स्कैम करता है, जो धोखा देता है। फिर सारे के सारे धोखेबाज लोगों के वर्ड्स हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज सरप्टिशियस। इसकी भी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना, इसमें भी 2 बार TI है। यहां से ना स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस बहुत बड़े एग्जाम में आते हैं। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। सरप्टिशियस का मतलब क्या होता है? चुपके से। तो कोई काम आप चुपके से कर रहे हो, हाँ, कि आप पकड़े ना जाओ। सीक्रेट वे में कर रहे हो, क्लैंडस्टाइन वे में कर रहे हो, कोवर्ड वे में कर रहे हो, स्टेल्थी वे में कर रहे हो, फर्टिव वे में कर रहे हो, स्नीकी वे में कर रहे हो, मतलब आप उस काम को चुपके से कर रहे हो। एंटोनिम्स एकदम खुल्लम खुल्ला कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, ओवर्ट कर रहे हो, पब्लिक कर रहे हो, खुल्लम खुल्ला कर रहे हो। तो उसने चुपके से कोशिश करी कि वो अपने साथी का फोन चेक करे। तो क्या किया उसने? चुपके से कोशिश करी, मीन्स छुपा छुपा के वो काम क्या किया जा रहा है? छुपा छुपा के वो काम किया जा रहा है। अच्छा, कोई काम अगर छुपा के किया जा रहा है, इसका मतलब घूंघट में किया जा रहा है। तो घूंघट में होने के वर्ड्स क्या क्या होते हैं? वो काम कैसे हो रहा है? वेल्ड, मास्क्ड, श्राउडेड, क्लोक्ड, कवर्ड। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो काम कैसे हो रहा है? वो काम हिडन वे में हो रहा है, छुपा छुपा के वो काम हो रहा है। अच्छा, कोई अगर आपके कंसील्ड रह गया, मैं बिल्कुल सही बोला, कंसील्ड। कंसीलर लगाते हैं ना लोग अपने चेहरे पे, क्यों लगाते हैं कंसीलर? जिससे कि चेहरे के दाग धब्बे छुप जाए। कंसील्ड मीन्स छुपा छुपा के वो काम हो रहा है। अच्छा, एक हिडन का एक और वर्ड होता है लेटेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लेटेंट शब्द का मीनिंग भी हिडन होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है? कि आपके अंदर एक लेटेंट टैलेंट है जिसको आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। तो वो टैलेंट आपके अंदर क्या है? छुपा हुआ है। कोई चीज, कोई टैलेंट, कोई एनर्जी छुपी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट, या लेटेंट हीट, लेटेंट एनर्जी, लेटेंट टैलेंट मीन्स छुपा हुआ है। अच्छा, फिर एक कैटेगरी आती है, अगर किसी ने किसी का भेष पहना हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड। किसी ने किसी का भेष बना लिया है। कैमोफ्लेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैमोफ्लेज शब्द का मतलब क्या होता है? कि आपने अपने आप को इन्वायरमेंट जैसा बना लिया है कि कोई आपको पहचान ना पाए। आपने ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी है, ब्राउन कलर के ग्राउंड पे, जिससे कि आप पहचान में ना हो। जेलीफिश अपने आप को पत्थर जैसा बना लेती है या ट्रांसपेरेंट बना लेती है, जिससे कि वो पहचान में ना आए। तो कैमोफ्लेज करने का मतलब क्या है? कि आप अपनी ड्रेस को, अपने आप को ऐसा बना लो कि आप पहचान में ना आ पाओ, डिटेक्ट ना हो पाओ। कैमोफ्लेज्ड। जितने भी हमने वर्ड्स किए सारे के सारे क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म्स है। चलिए वापस आते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पेस्टुअस। इस वर्ड को शायद मैं कल भी किया था, है ना? बहुत ज्यादा उथल पुथल सी है। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, उथल पुथल है। टर्ब्यूलेंट, ट्यूमुलस, टर्ब्यूलेंट रिपीट हो गया, कियोटिक कर सकते हो इसको। इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा उथल पुथल सी है। एंटोनिम्स ट्रैंक्विल शांति है, सीरीन शांति है, प्लासिड एकदम शांति है। तो जो कोalition था, कोalition में जो ग्रुप था वो सरवाइव होकर गया। इतनी ज्यादा तूफान मचाने वाली डिबेट्स हुई चेंजेस को लेके, लेकिन वो कोalition जो था, जो ग्रुप था, कोalition में गठन कहते हैं ऐसे। कोalition में जब दो लोग मिलके कोई ग्रुप बना लेते हैं, दो पार्टीज मिलके कोई ग्रुप बना लेती हैं, तो वो सरवाइव कर गया, मतलब वो टूटा नहीं। तो तूफान सा आ गया। चलो तूफान की बात ही कर रहे हैं तो कुछ तूफान वाले इडियम्स करते हैं। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब क्या होता है? टी कप में तूफान आया, सब कह रहे थे तूफान आया तूफान आया, बट वो तो चाय के कप के अंदर आया था, मतलब छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया फालतू में। मीन्स ग्रेट टर्ब्यूलेंस ओवर अ ट्रिवियल मैटर। एक छोटे से मैटर के ऊपर आपने क्या किया? इतना उथल पुथल मचा दिया। अच्छा, उथल पुथल मचाने का एक और इडियम था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे।
मैं आपको हिंट दे रही हूं, उसमें हिल आता है, उसमें क्या आता है, हिल आता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, हाँ क्या बोलते हैं उसे, मेक अ माउंटेन, वेरी गुड, आउट ऑफ अ मोल हिल। मीन्स क्या किया, बात का बतंगड़ बना दिया, मीन्स एग्जैजरेट कर दिया। छोटी सी बात थी, उसको क्या किया, एग्जैजरेट कर दिया। चलो वापस आते हैं। अगला वर्ड है ऑस्ट्रासाइज करना। ऑस्ट्रासाइज करना देखो 7 बार एग्जाम में आ चुका है पिछले 5 सालों में। ऑस्ट्रासाइज कर दिया मीन्स बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया। बाबूजी ने सिमरन को बोल दिया था, जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी, मैं तुझे इस घर से बाहर निकालता हूँ, ऐसा कुछ हुआ था। ऑस्ट्रासाइज करता हूँ मीन्स बाहर निकाल दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के आप किसी को बाहर निकाल रहे हो, उसको पनिशमेंट देने के लिए घर से बाहर निकाल रहे हो, ऑस्ट्रासाइज कर रहे हो। एक्सक्लूड कर रहे हो, शन कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो, आउटकास्ट कर रहे हो, एक्सपेल कर रहे हो, मीन्स बाहर निकाल रहे हो। एंटोनिम्स इंक्लूड कर रहे हो, अपना रहे हो उसको, आजा। एक्सेप्ट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो। एम्ब्रेस इज व्हाट, अपना रहे हो आप उसको। तो कम्युनिटी ने सोचा कि उसको बाहर निकाल देगी, क्यों, क्योंकि वो बार बार मिसबिहेवियर कर रहा था, बार बार गलत काम कर रहा था। तो कम्युनिटी ने क्या सोचा कि हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल, ऑस्ट्रासाइज कर दे। अगला वर्ड है रैमशैकल। पिक्चर को देखो, बिल्डिंग रैमशैकल्स में, मतलब एकदम टूटने की कगार पे है, कभी भी टूट सकती है, गिर सकती है, तबाह हो सकती है। मतलब कंपनी क्या है, सॉरी, ये जो बिल्डिंग है क्या है, रैमशैकल्स में। रैमशैकल्स मीन्स बिल्कुल ही टूटने की कगार पे। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत ही पुअर कंडीशन में। डिलैपिडेटेड है, डेक्रेपिट है, डिरेलिक्ट है, मतलब कैसी कंडीशन में है, बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है। बहुत कमजोर चीज को क्या बोलते हैं, रिकेटी, बहुत ही कमजोर है। एंटोनिम्स नहीं भाई, बहुत स्ट्रांग है, रोबस्ट है, स्ट्रांग है, मेंटेन्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो अथॉरिटीज ने ढा दी वो जो बहुत ही कमजोर बिल्डिंग थी, जो एक बहुत ही बड़ा खतरा था सेफ्टी के लिए। तो क्या किया, अथॉरिटीज ने उसको डिमोलिश कर दिया। कोई भी चीज अगर बहुत कमजोर होती है तो वो क्या होती है, ऑन इट्स लास्ट लेग्स, अपने आखिरी पैरों पर होती है, मीन्स बिल्कुल ही अबाउट टू कोलैप्स। कभी भी क्या करेगी, कभी भी गिर जाएगी, कभी भी तबाह हो जाएगी। हेल्ड टुगेदर विथ स्ट्रिंग, आपने उस चीज को पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग से, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, कभी भी वो तबाह हो जाएगी, मीन्स वेरी पुअर क्वालिटी। बहुत ही पुअर क्वालिटी। अच्छा चलो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो कोई चीज अगर बहुत ही गंदी क्वालिटी की होती है, उसके मुझे कुछ सिनोनिम्स बताना, मतलब वो चीज बहुत ही खराब होती है बेसिकली। तो कोई भी चीज अगर बहुत ही खराब है तो कैसी है, वो शाबी है, बहुत ही खराब है। सीडी है, बहुत ही खराब है। दिखने में बहुत गंदी है, स्क्रफी है, टैटी है। थ्रेडबेयर, थ्रेडबेयर का मतलब क्या होता है कि आपने उसको इतना यूज कर लिया, इतना यूज कर लिया है कि वो यूज कर करके खराब हो गई है। इसका मतलब वो चीज कैसी हो गई है, वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अच्छा दिखने में बिल्कुल भी साफ नहीं है अगर वो चीज, तो आप उसको क्या बोलते हो, अनटाइडी है। मतलब दिखने में बिल्कुल भी साफ नहीं है, देखने में कैसी लग रही है, देखने में बहुत ही गंदी लग रही है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो, कोई चीज बहुत ही देखने में खराब है, हाँ अनकेम्प्ट है, वेरी नाइस। ग्रबी है, ग्रिमी है, फिल्थी है। फिल्थी इज ऑल्सो व्हाट, कि वो चीज कैसी है, दिखने में बहुत ही ज्यादा गंदी है। ग्रॉटी है, तो सारे वर्ड्स एक जैसे से नहीं है। स्क्वालिड है, देखने में। डिसहेवल्ड है, देखने में बहुत खराब है। डिंजी है। जितने भी हमने वर्ड्स के, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच किया है, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, दिखने में बहुत खराब है। अच्छा ये तो हो गया दिखने में बहुत खराब है। किसी चीज के अंदर बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, उसको क्या बोलते हो, फीटेड है, प्यूट्रिड है, स्टिंकिंग,
रीकिंग, malodorous, rancid, rank. कैसी स्मेल आ रही है? फाउल, तो फाउल स्मेलिंग। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि उस चीज में से दिखने में, मतलब उस चीज में से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही है, मोल्डी है, सड़ गई है एकदम, मस्टी है, एकदम क्या हो गई है, एकदम सड़ गई है। सड़ गई का और क्या वर्ड होता है? रॉटन है, एकदम सड़ी हुई है, तो मतलब उसके अंदर में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये हो गया गंदी स्मेल आ रही है, ये हो गया दिखने में गंदी है। अब अगला बात है कि वो चीज दिखने में गंदी है, गंदी स्मेल नहीं आ रही, वो चीज ही खराब है, मतलब वो चीज ही ऐसी है कि जिसको आपको देख के ही बहुत खराब फीलिंग आ रही है। उसके मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। वो चीज कैसी है? ऑब्नोक्शियस है, लोथसम है, ओडियस है, रिपल्सिव है, रिप्रोचेबल है, रिपग्नेंट है। चीज ही बहुत घिनौनी है, बहुत गंदी है, सॉर्डेड है, एग्रेगियस है, हीनस है, हॉरिड है, हॉरेंडस है, ग्रूसम है, ग्रोटेस्क है, मैकाबर है, रिवॉल्टिंग है। मतलब वो चीज ही कैसी है? वो चीज ही बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, एबॉमिनेबल है, नास्टी है, वाइल है। वो चीज ही बहुत ही ज्यादा कैसी है? बहुत ही ज्यादा खराब है। जितने भी हमने वर्ड्स के, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। मैम रेप्रीहेंसिबल है क्या? राइट, रेप्रीहेंसिबल है, नफरत के लायक। डिटेस्टेबल भी नहीं लिखा क्या हमने? हाँ, डिटेस्टेबल है। तो डिप्लोरेबल भी रह गया, हाँ डिप्लोरेबल है। फिर तो डेस्पिकेबल भी रह गया, डेस्पिकेबल है, मीन्स बहुत ही खराब है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जेटिसन। जेटिसन मीन्स किसी चीज को फेंक देना। तो अगर आप किसी चीज को फेंक रहे हो मतलब जेटिसन कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया होगा? तो आपने किसी चीज को फेंक दिया, किसी चीज को त्याग दिया, मतलब आपने उस चीज को जेटिसन कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, अबेंडन कर दिया, डंप कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, डू अवे विद कर दिया। मीन्स आपने उस चीज को फेंक दिया, कास्ट ऑफ कर दिया, फेंक दिया, चक आउट कर दिया, मतलब फेंक दिया। एंटोनिम्स नहीं, बचा के रख रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, कीप कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो। तो कंपनी ने सोचा कि वो अपनी जितनी भी पुरानी पॉलिसीज है उनको क्या करेगी? उनको फेंक देगी, उनको जेटिसन कर देगी, थ्रो कर देगी। नेक्स्ट वर्ड इज डैफ्ट। डैफ्ट कौन होता है? बहुत ही बेवकूफ सा इंसान को क्या बोलते हो? डैफ्ट। मुझे बेवकूफ इंसान के ना कम से कम आप 30 सिनोनिम्स बता दो चाहिए। कोई इंसान बहुत ही बेवकूफ है तो इडियोटिक है, स्टूपिड है, इनसेन है, इनएन है, क्रेजी है, मेनियाक है, डॉल्टिश है, मैड है, सेंसलेस है, फुलिश है, सिली है, ल्यूडिक्रस थोड़ा सा नॉन सीरियस सा है, प्रीपोस्ट्रस है, हेयर ब्रेन्ड है, डिम विटेड है। डिम विटेड इज व्हाट? उसका दिमाग कैसा चलता है? ट्यूबलाइट जैसा चलता है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे चलता है, बहुत ही अजीब से। मोरॉनिक है, डम्ब है, इम्बिकाइलिक है,
ल्यूनाटिक है, ल्यूनाटिक इज ऑल्सो व्हाट, बहुत ही बेवकूफ सा है। डोपी है, और कोई वर्ड, हाँ एसिनाइन रह गया मैम, राइट एसिनाइन है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? अभी तो बहुत सारे वर्ड्स रह गए हैं। ब्रेनलेस है, और कोई, माइंडलेस है, अनइंटेलिजेंट है। कितने हो गए? 6, 24 हो गए। 6 वर्ड्स और बताने हैं आप लोगों को। कोई इंसान कैसा है? कोई इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ सा है तो अनवाइज है, डोपी है, डोपी नहीं लिखा था ना हमने। 4 मोर वर्ड्स टू गो। कोई इंसान बहुत ही बेवकूफ सा है, गूफी है, डिपी है, वैक्वस है। वैक्वस मीन्स उसका ऊपर वाला माला एकदम खाली है। एम्प्टी हेडेड है, ऊपर वाला माला एकदम क्या है, एकदम खाली है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान बहुत ही बेवकूफ सा है। चाइल्डिश है, चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, उसकी जो हरकतें हैं वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा बचकानी है। बहुत ही नॉन सीरियस है तो फ्रिवलस है, इमैच्योर है, इलॉजिकल बातें करता है, इरैशनल बातें करता है। सबका मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। जितने भी हमने वर्ड्स किए सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, राइट, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स। मैम निन कॉम पूप है, हाँ बिल्कुल सही बोला। एक वर्ड होता है निम कॉम पूप, मतलब वो इंसान क्या है, बट ये नाउन होता है, मतलब वो इंसान क्या है, फुलिश है। चलो आ जाते हैं वापस। तो डाफ्ट, अच्छा डाफ्ट भी तो रह गया, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। सिली, फुलिश, जजमेंट नहीं है, हाँ फुलिश है, एब्सर्ड है, इनेन है, सारे वर्ड्स कर लिए हमने। सेंसिबल है, सगेशियस है, रैशनल है, लॉजिकल है, श्र्यूड है, कैनी है, मतलब दिमाग वाला है। तो बहुत बेवकूफ़ी की बात होगी अगर हम एक्सपर्ट्स की वार्निंग्स को इग्नोर करें एक प्रॉब्लम के दौरान। तो ये बात क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली होगी। अगला वर्ड है रिकैंट। री आ गया, री का मतलब क्या होता है, वापस से। तो आपने आपने जो अपनी बात कही थी उसको वापस ले लिया, रिकैंट कर लिया। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, टू फॉर्मली विदड्रॉ और टेक बैक अ प्रीवियसली एक्सप्रेस बिलीव, स्टेटमेंट, ऑप्शन और क्लेम। मतलब आपने जो बात कही थी आपने उसको क्या किया, वापस ले लिया। रिट्रैक्ट कर लिया, वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। डिनाई कर दिया, मतलब आपने मना कर दिया कि मैंने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी। एंटोनिम्स, आप अफर्म कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, अपहोल्ड कर रहे हो, उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। तो विटनेस जो था, विटनेस कौन होता है, चश्मदीद गवाह। तो जो गवाह था उसको फोर्स किया गया कि वो अपनी बात को वापस ले। जेंटील, ऐसा इंसान जो बहुत ही पॉलिश्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जाम में आया, डबल स्टार मार्क करेंगे। मतलब बहुत ही पोलाइट, रिफाइंड, रिस्पेक्टेबल, मतलब आप बहुत बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहे हो। आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ है, वे ऑफ बिहेविंग विद पीपल है, बहुत ही बढ़िया है। रिफाइंड है, अर्बेन है, कल्टिवेटेड है, सोफिस्टिकेटेड है, मतलब बहुत अच्छे से आप बिहेव कर रहे हो। एंटोनिम्स, बहुत ही बोरिश, बहुत ही गंदे तरीके से, क्रैश, अनकाउथ, बहुत ही रूड तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, बहुत ही क्रूड हो आप, बहुत ही रफ तरीके से आप बिहेव कर रहे हो। तो एम्बेसडर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव किया इतने ज्यादा टेंस नेगोशिएशंस के दौरान। डेमिनर मीन्स बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर था, उसका जो एटीट्यूड था, बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेरियर। ड्रेरी का एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री, और भी ज्यादा दुख देने वाली बात। ग्लूमी, डिप्रेसिंग, एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा वो बात क्या कर रही है, आपको दुख दे रही है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ड्रेरियर। ब्लीकर, ग्लूमियर, मेलनकॉलिक, मतलब बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली बात है। एंटोनिम्स, बहुत एनर्जी देने वाली बात है। बायेंट, लाइवलियर, चेरियर, बहुत खुशी दे रही है। तो जो इकोनॉमिक आउटलुक है, जो इकोनॉमी को लेकर नजरिया है, वो बहुत दुख दे रहा है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा डिक्लाइन हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन इतना कम हो गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा दुख ही फील हो रहा है।
दुखी फील हो रहा है मतलब यू आर डाउन इन द डम्प्स, इसका मतलब यू आर फीलिंग ब्लू, यू आर इन द डोल्ड्रम्स। मतलब वो इंसान कैसा फील कर रहा है, बहुत ही ज्यादा सैड फील, बहुत ही ज्यादा खराब फील। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? येस और नो माय चैंपियंस। चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने बच्चे सेशन देख रहे हैं एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत के तुरंत। अच्छा, जो 21 रुपीज़ में परफेक्शन बैच आपको मिल रहा था 3 डेज के लिए, वो सभी ने एनरोल कर लिया था? कुछ बच्चों का रात को एनरोल नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था वेबसाइट पे, वेबसाइट डाउन हो गई थी। इसकी वजह से जो 21 रुपीज़ वाला है सिर्फ उन बच्चों के लिए आज एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जितने ही बच्चों को सारी की सारी मेरी क्लासेस लेनी है, पीडीएफ्स लेनी है, सब कुछ लेना है, कंप्लीट यस ऑफिसर को देखना है, तो वो बच्चे आज के आज इस ऑफर का यूज़ कर सकते हैं। 21 रुपीज़ में आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, लास्ट में मैं आपको स्कैनर भी दिखा, यहाँ से स्कैन भी कर सकते हो, दिखाई देती हूँ पहले ही। आ गया, ये रहा, यहाँ से आप इसको स्कैन भी कर सकते हो। हाँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी मुझे पता है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था वेबसाइट पे कल, बहुत सारे बच्चों ने लिया, तो लास्ट में तो इतना हो गया कि वेबसाइट ही डाउन हो गई थी। तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। चलो ठीक है, आ जाते हैं वापस स्टोरी पे। अ कोजेंट वॉइस, कोजेंट मीन्स एकदम क्लियर, एक क्लियर आवाज जिसने हर किसी का माइंड चेंज कर। आज की कहानी है विहान की। विहान एक बहुत ही क्वाइट और एक बहुत ही डिटरमिन्ड यंग मैन था, जो एक बहुत ही रामशैकल मीन्स टूटे फूटे से डिलैपिडेटेड मकान में रहता था, जो कि एक छोटे से टाउन के बाहर के एरिया में था, जहां पे जिंदगी बहुत ही ज्यादा दुख भरी थी हर दिन के साथ। फिर भी उसने मना किया कि कोई भी प्रॉब्लम को वो अलाउ नहीं करेगा कि उसकी जो एम्बिशन है, उसका जो मकसद है, वो कमजोर हो। कॉलेज में कुछ बच्चों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश करी अपने ग्रुप से, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत हम्बल बैकग्राउंड का था, बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड का था, बहुत गरीब खानदान का था। बाकी लोगों ने तो बहुत ही अजीब से फुलिश से बातें करी उसके कपड़ों को लेके, उसके सपनों को लेके, लेकिन विहान हमेशा शांत रहा और फोकस्ड रहा। उसके साइलेंस के पीछे वो शांत चुपके से, सरप्शसली मीन्स हिडन वे में काम करता था, हर रात पढ़ता था, अपनी स्किल्स इंप्रूव करता था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन के लिए वो तैयार कर रहा था, जिससे उसे स्कॉलरशिप मिल सकती थी। कुछ हफ्ते पहले, कंपटीशन से पहले, बहुत ही उथल पुथल वाले थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भरे हुए थे, डाउट से भरे हुए थे, वो बुराई भी हो रही थी उसकी। और एक पॉइंट पे तो विहान ने सोचा कि मैं अपने ड्रीम को फेंक देता हूँ, मतलब अपने ड्रीम को छोड़ देता हूँ। लेकिन उसने अपने आप को याद दिलाया कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जो है टेम्पररी होते हैं, और गिविंग अप करने का मतलब है कि वो हमेशा के लिए अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस दिन कॉम्पिटिशन था, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे से बोला, लेकिन जब विहान स्टेज पे आया तो उसके सिंपल और इतने क्लियर बातें थी कि हर कोई का ध्यान वहां चला गया। उसने बोला कि लोगों को कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए उनके पैसे से, दिखने से, सोशल स्टेटस से। और उसके वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वो भी अपने बिहेवियर के बारे में सोचने लगे। एक स्टूडेंट ने पब्लिकली, जिसने इंसल्ट की थी विहान को, वो बाद में आया और उसने अपनी बात को वापस लिया, रिकैंट किया, मीन्स रिट्रैक्ट किया, विड्रॉ किया अपनी बात को, और एडमिट किया कि मैं गलत था। जजेस जो इतने ज्यादा जेंटिल मैनर्स थे, जेंटिल मीन्स इतने ज्यादा एलिगेंट, इतने बढ़िया मैनर्स थे, इनके स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स थे, वो बहुत इंप्रेस हुए विहान की मैच्योरिटी से और क्लैरिटी ऑफ थॉट से। विहान को स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत वो प्राइज नहीं था, वो ये था कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड, अगर आप मेहनत करते हो और आपकी एक मीनिंगफुल आवाज होती है, तो लोगों का ओपिनियन आप चेंज कर सकते हो, वो लोग जो आपके अंदर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। तो आपके सर्कमस्टांसेस आपकी जर्नी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी डेस्टिनेशन को डिसाइड नहीं करते। अगर आपका माइंड क्लियर है, आप लगातार मेहनत कर रहे हो और आपके अंदर एक क्लियर सी आवाज़ है, तो आप बुराई को भी रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत बच्चे मिलते हैं मैं सफलता दिवस में जो कहते हैं, मैम जो रिश्तेदार इतनी बुराई करते थे, जो रिश्तेदार इतना गंदा गंदा बोलते थे पेरेंट्स को, आज वही फोन कर करके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं।
आज वही फोन करके सजेशंस ले रहे हैं कि तुमने कैसे क्लियर किया, हमारे बेटे को भी बताओ। तो वो जो क्रिटिसिज्म था, उन बच्चों ने उस क्रिटिसिज्म को रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपकी बारी है उस क्रिटिसिज्म को रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना। और वो क्रिटिसिज्म रिस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर आप लगातार मेहनत करो, अपना माइंड एकदम क्लियर रखोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखोगे। ये सारे के सारे वर्ड्स आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ लेंगे, आपको शेयर हो जाएंगे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। आइकोनोक्लास्ट कौन होता है? जो कहता है मैं रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानता। ऐसा इंसान क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट। वो कहता है मैं रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानूंगा, जो इस्टेब्लिश रूल्स रेगुलेशंस को अटैक करता है। हाइपोकॉन्ड्रियाक, जो लगता है यार मुझे यार हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे यार डिप्रेशन हो गया है, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे वो प्रॉब्लम हो गई है, मेरे घुटने खराब हो गए हैं। जो इंसान इमेजिन करता है बीमारियों और लगातार चिंतित रहता है, हाइपोकॉन्ड्रियाक। लेक्सिकोग्राफर इतनी बार एग्जाम में आया ना, क्या बताऊं, जो डिक्शनरी लिखता है। एक लेक्सिकोग्राफर और एक कार्टोग्राफर, ये दोनों एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं। कार्टोग्राफर होता है जो मैप्स बनाता है, और लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरीज बनाता है। न्यूमिस्मैटिस्ट, जो ये भी बहुत बार आता है, जो कॉइन्स की स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। पहला वर्ड है कीप डाउन। किसी चीज को आप रोक रहे हो, है ना, कि वो बढ़े ना, या उसको कम कर रहे हो, कीप डाउन। तो सरकार कोशिश कर रही है कि प्राइसेस को कम करे, कीप डाउन करे, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करे। तो कीप डाउन इज कंट्रोल करना, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को सप्रेस करना, रिड्यूस करना मीन्स रोकना। कीप फ्रॉम, दूर रखना। नथिंग कुड कीप हर फ्रॉम अचीविंग हर गोल। उसे कोई भी चीज दूर नहीं रख पाई अपने गोल को अचीव करने से। कीप फ्रॉम, दूर रखना। कीप इन विद, आप रिश्ते अच्छे बना रहे हो, फ्रेंडली हो रहे हो, रिलेशनशिप अच्छा बना रहे हो। ही ट्राइज टू कीप इन विद सीनियर कलीग्स, वो कोशिश करता है कि वो रिश्ते अच्छे बनाए अपने सीनियर्स के साथ। कीप ऑफ, आप किसी चीज को से दूर रह रहे हो, कीप ऑफ। प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, ग्रास को मुझसे दूर रखो। स्टे अवे, या फिर मैं ग्रास पे नहीं चढ़ू। प्लीज कीप ऑफ द ग्रास का मतलब है ग्रास पे मत चढ़ो, ग्रास से दूर रहो। तो कीप ऑफ मीन्स दूर रहना। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। स्पीकिंग वॉल्यूम्स, बहुत बोल रहा है। सेइंग अ लॉट विदाउट वर्ड्स, मतलब शब्द इस्तेमाल नहीं किए बहुत ज्यादा, बट बहुत कुछ कह दिया। थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ, बहुत बोल नहीं रहा, बहुत कुछ बयां कर दिया बिना कुछ बोले। स्पीकिंग वॉल्यूम्स। आ डेड लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को आप यूज नहीं करते आप। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, आपने कोई चीज ऐसी बोल दी जिससे आपको बहुत शर्मिंदा फील करना पड़ा, बहुत एम्बैरेसिंग बात बोल दी आपने। अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, मतलब एक अलग तरह की बात, अलग तरह की बात करने का तरीका है उसका। अ वे ऑफ स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग, जो एकदम ही अलग है, यूनिक है, पर्टिकुलर है। टॉकिंग इन सर्कल्स, गोल गोल घुमा घुमा के बातें कर रहे हो। हाँ, बीटिंग अबाउट द बुश, मीन्स गोल गोल घुमा घुमा के बातें। सर्कमलोक्यूशन, गोल गोल घुमा घुमा के बात। समझ आई फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस? ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ लोगे, जिससे कि आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद हो जाए। अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 5000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर। सोशलिस्ट सर्च, सर्च का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज। सोशलिस्ट, अच्छा, बहुत सारी ना पॉलिसीज होती हैं जिस पॉलिसी पे कंट्री को चलाया जाता है, जैसे कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है। अब सोशलिज्म क्या होता है? देखो, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जितनी भी सामानों की ओनरशिप होती है वो लोगों के पास होती है, बिजनेसमैन होते हैं उसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो सामान की जो ओनरशिप है, सामान बोलो या एसेट्स बोलो, वो लोगों के पास होती है, बिजनेसमैन के पास होती है। उस तरह की सोसाइटी को बोलते हैं कैपिटलिज्म। सोशलिज्म उसका उल्टा होता है। सोशलिज्म में क्या होता है कि जितनी भी एसेट्स होती हैं या जितनी भी चीजें होती हैं वो पब्लिक ओनरशिप होती है। जितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो पब्लिक ओनरशिप है, मतलब सरकार करवा रही है। तो कैपिटलिज्म में बिजनेसमैन बहुत ज्यादा
ग्रो करते हैं, और सोशलिज्म में क्या होता है, सरकार के कंट्रोल में बहुत सारी चीजें होती है। चलो अब हम राइस बात करने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बढ़ता जा रहा है यूएस में, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। हाँ जी, चलिए लेट्स सी ऑथर क्या कह रहे हैं। एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प की सरकार है, परसिस्ट मीन्स लगातार आगे बढ़ रही है। किस चीज का लगातार कर रही है? ब्लेंडर बस मीन्स बहुत ही क्लम्सी, मतलब बहुत ही खराब तरीके से किया गया, डन बैडली। तो कोई भी चीज बहुत ही खराब तरीके से की गई है तो बहुत ही खराब तरीके से रीशेप कर रही है, बदल रही है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी। अब मैरिज ऑफ, ये शादी है, किस चीज की शादी है? हाइपर इंपीरियलिज्म। हाइपर इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? हाइपर शब्द का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, और इंपीरियलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है कि सरकार क्या कर रही है, अपने हिसाब से चला रही है चीजों को। तो हाइपर इंपीरियलिज्म का मतलब है कि बहुत ज्यादा रूल्स बनाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस बनाई जा रही हैं, और सरकार अपने हिसाब से चीजों को चला रही है, अपने हिसाब से कंट्रीज के साथ रिलेशंस बना रही है। तो ये चीजें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं वेस्ट एशिया में। डी फैक्टो, डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? बाय फैक्ट्स, सच्चाई में। फैक्ट क्या किया गया है? कैप्चर कर लिया गया है, पकड़ लिया, मतलब कंट्रोल ले लिया गया है वेनेजुएला में पावर। तो वेनेजुएला में पावर अब किसके पास है? यूएस के पास है। एंड दी स्ट्रैंगलिंग, स्ट्रैंगलिंग मीन्स दबा दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है, गला घोट दिया गया है। किस चीज का गला घोट दिया गया है? क्यूबा के फ्यूल ट्रेड। तो जो क्यूबा जो फ्यूल का ट्रेड करता था उसका गला घोट दिया गया है। एंड आइसोलेशनिज्म, और क्या हो रहा है? तो हाइपर इंपीरियलिज्म और आइसोलेशनिज्म की शादी की जा रही है। आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या कि बाकी कंट्री से रिश्ते अच्छे नहीं किए जा रहे हैं सच। सीन इन, जो चीज देखी जा रही है इन विड्रॉल्स। आइसोलेशनिज्म किसमें देखा जा रहा है? कि यूएस ग्रुप से हट रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है, मल्टीलेटरल नहीं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, उन इंस्टीट्यूशन से यूएस हट रहा है। एंड टैरिफ, और वो टैक्स लगा रहा है इम्पोज ऑन अ विम। विम का मीनिंग है सनक, अपनी सनक के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, बिल्कुल इलॉजिकल तरीके से वो टैक्सेस लगा रहा है कंट्रीज के ऊपर। द वर्ल्ड हैज बीन वेटिंग, तो दुनिया क्या कर रही है? दुनिया इंतजार कर रही है फॉर अ पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव, कि एक दूसरा ऑप्शन आए ट्रम्प टू ट्रम्पिज्म, कि ट्रम्पिज्म जो चल रहा है, ट्रम्प जिस तरीके से दुनिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक दूसरा ऑप्शन आए और ये चीज शेप ले, मतलब ये चीज एक्चुअल में वास्तव में हो। तो दुनिया चाहती है कि मिस्टर ट्रम्प बस बस बहुत हो गया, अब तुम जाओ यहां से। आफ्टर 2024 के बाद से, व्हेन अ वैपिड डेमोक्रेटिक पार्टी, तो जब एक बहुत ही वैपिड शब्द का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या नहीं है? जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो वैपिड मीन्स डल कह सकते हैं एक तरीके से। तो एक वैपिड डेमोक्रेटिक पार्टी ने डिस्प्ले किया, डिस्प्ले मीन्स शो किया, लिटिल मीन्स ना के बराबर, आइडियोलॉजिकल गम्शन, गम्शन मीन्स करेज। तो एक बहुत ही कमजोर डेमोक्रेटिक पार्टी ने ना के बराबर करेज दिखाया फॉरेन पॉलिसी पे, वेलफेयर पे, या फिर अटैक
ना के बराबर किया उन्होंने उन प्लूटोक्रेट्स पे। प्लूटोक्रेट्स कौन होते हैं? जो जिनके पास बहुत वेल्थ होती है और जो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, उनको बोलते हैं प्लूटोक्रेट्स। तो रीशेपिंग अमेरिकन डेमोक्रेसी, तो जो पूरा का पूरा शेप कर रहे हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी को, तो जो प्रोस्पेक्ट्स एंड चांसेस हैं वो बहुत स्लिम लग रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, अमेरिका में दो तरह की पार्टीज हैं। पहली पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन थे? मिस्टर ट्रंप से पहले जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन जी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। मिस्टर ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है। तो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो प्लूटोक्रेट से भरी पड़ी है, मतलब सरकार चलाई जा रही है अमीर लोगों के द्वारा, और उनके सामने जो उनके ऑपोजिशन में डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बहुत कमजोर सी है, बहुत वैपिड है, बहुत डल सी है, उनके अंदर ना के बराबर करेज है, कोई करेज ही नहीं है। तो इस बात के चांसेस कि मिस्टर ट्रंप जाए कोई और आए, ट्रंपिज्म का एरा खत्म हो, इस बात के चांसेस क्या लग रहे हैं? बहुत ही स्लिम लग रहे हैं, बहुत ही कम लग रहे हैं। देन इन नवंबर, फिर नवंबर 2025 में जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी को जीता ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डीकोमोडिफिकेशन। अब डीकोमोडिफिकेशन क्या होता है? तो ऑथर ने आगे जाके हमको डीकोमोडिफिकेशन बताया है। तो व्हाट इज डीकोमोडिफिकेशन? प्लेसिंग सिटीजन्स नीड, उन्होंने सिटीजन की नीड्स को ऊपर रखा, लोगों की जरूरतों को ऊपर रखा, अबव मार्केट शिबुलेट्स, मार्केट की शिबुलेट से। शिबुलेट शब्द का मतलब क्या होता है? शिबुलेट का मतलब होता है ये एक तरीके से वो चीज है जो चीजों को अलग करती है बाकी चीजों से। यहाँ पे शिबुलेट का मीनिंग क्या है? ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक। तो मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही थी, या बिलीफ भी कह सकते हो, तो मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही थी उन चीजों से ऊपर उन्होंने किस चीज को रखा? सिटीजन की नीड्स को रखा। तो दुनिया भर में जो चल रहा है उन्होंने उसको ऊपर नहीं रखा, उन्होंने ऊपर रखा कि हमारे लोगों को किस चीज की जरूरत है। इसकी वजह से वो न्यूयॉर्क सिटी का दिल ले गए, न्यूयॉर्क सिटी जीत गए। और उन्होंने ओपनली इजराइल की जो लड़ाई चल रही है गाजा के साथ, उसको क्या बोला? एक जीनोसाइड बोला। जीनोसाइड मींस कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जीनोसाइड। मतलब वो इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। हिज विक्ट्री, उनकी जो जीत हुई, डिड मोर देन कैप्चर न्यूयॉर्क्स इमेजिनेशन। तो उसने बहुत कुछ किया, ये नहीं कि जो न्यूयॉर्क चाहते हैं सिर्फ वही नहीं बताया, हमको बहुत कुछ बताया। इट्स सेट ऑफ, उसने क्या किया? सेट ऑफ किया। सेट ऑफ का मतलब क्या? स्टार्टेड किया, स्टार्ट किया। किस चीज को स्टार्ट किया? एक इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मींस एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया उसने बाय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जो उस पार्टी के लोग हैं, उसके द्वारा डेमोक्रेटिक पार्टी के रैंक्स के अंदर ही उसने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है गाजा के ऊपर, उसको एक जीनोसाइड बोला। मार्केट में जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर सिटीजन की जरूरतों को रखा और वो न्यूयॉर्क को जीत गए। तो ये सारे चेंजेस आए यूएस के अंदर। पैसेज समझ आया सभी को? चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? इन मिशिगन्स ऑगस्ट 4 प्राइमरी, तो मिशिगन में कुछ हुआ। अब्दुल अल सैयद जो हैं एक प्रोग्रेसिव हैं जिनको बैक किया जा रहा है, बैक में सपोर्ट किया जा रहा है। कौन सपोर्ट कर रहे हैं उनको? इंडिपेंडेंट सेनेटर बर्नी सैंडर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सेनेटर कौन होता है? जो लॉज बनाते हैं। इन्होंने जीत लिया डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन फॉर द सीनेट, तो सीनेट के लिए इन्होंने नॉमिनेशन जीत लिया। मतलब ये सारे ना वहां के पॉलिटिकल टर्म्स हैं। हालांकि
जो प्रो इजराइल ग्रुप्स थे, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे ग्रुप्स, उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया उनके अगेंस्ट, फिर भी वो जीत गए। तो अब्दुल अल सैयद जो है वो नॉमिनेशन में जीत गए, मतलब नॉमिनेशन में आ गए। एनजी निक्सन जो कि 3 बार स्टेट लेजिस्लेटर बनी है, जिन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को ज्वाइन किया था जून में, उन्होंने फ्लोरिडा का डेमोक्रेटिक सीनेट नॉमिनेशन जीत लिया है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मियरली मींस ओनली $60,000 पैसा लगाया था एडवर्टाइजिंग में, जबकि उनके जो ओपोनेंट हैं उन्होंने $2.2 मिलियन पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाया था। तो ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है एक ऐसी कंट्री में जहां पे सोशलिज्म को यूज किया गया था किस चीज को इवोक करने के लिए, इवोक मींस उठाने के लिए। तो किस चीज को इवोक करने के लिए, किस चीज को उठाने के लिए सोशलिज्म को यूज किया गया था? द रेड स्केयर। अब ये रेड स्केयर क्या है? अब देखो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ही किसी का नाम है। तो रेड स्केयर क्या था? एक तरीके से पब्लिक के अंदर एक डर पैदा किया गया था, पब्लिक के अंदर एक पैनिक पैदा हुआ था। तो उस चीज के लिए बोला गया है इवन डेकेड्स आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के बहुत 10 सालों बाद ये चीज हुई थी। मिस्टर सैंडर्स जिनका अनअबैश्ड मींस अनकंट्रोल्ड, सोशलिज्म जो है वो बहुत नजदीक है यूरोपियन सोशल डेमोक्रेसी के, मतलब यूरोप में भी ऐसा होता है, देन टू स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मिस्टर सैंडर्स जो है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो ज्यादा क्लोज है इस यूरोपियन सोशल डेमोक्रेसी के, बल्कि किस चीज के कंपैरिजन में, कि वो ये नहीं कह रहे कि स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो यूरोपियन सोशल डेमोक्रेसी जैसा मॉडल बनाना चाहते हैं। इन्होंने 2 प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स चलाए जिन्होंने पूरा का पूरा ग्राउंड बनाया, जबकि जो किसके तरह के लोग, अलेक्जेंड्रिया ओकाजियो कॉर्टेस जैसे लोग और जो बाकी इस तरह के लोग हैं, उन्होंने क्या बताया कि इनकी इलेक्टोरल वायबिलिटी है। वायबिलिटी का मतलब है कि वो चीज प्रैक्टिकल है, मतलब वो चीज हो सकती है, इलेक्शन में वो जीत सकते हैं। इलेक्टोरल वायबिलिटी मींस वो इलेक्शन में जीत सकते हैं इन डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन हाउस इलेक्शंस। तो अगर हाउस इलेक्शंस होते हैं तो जिन सिटीज जहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी का कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे वो जीत सकते हैं। इन 2020 से 2026 में एक नया जनरेशन आया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का, और उन्होंने अपने मेथड्स को और इसके मेथड्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया और इसकी रीच को और स्ट्रॉन्ग बनाया। तो बेसिकली ऑथर इस पूरे पैराग्राफ में बोल क्या रहे हैं? पूरे के पूरे पैराग्राफ में ऑथर ये बोल रहे हैं कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बढ़ता जा रहा है। मिस्टर ट्रम्प के लोग थोड़े बहुत अगेंस्ट हो रहे हैं, इजराइल जो अटैक कर रहा है उसके लोग अगेंस्ट हो रहे हैं, और बहुत जगह बहुत कम कम एडवर्टाइजमेंट करके भी, बहुत कम कम पैसा लगा के भी लोग जीत रहे हैं। हालांकि जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं ग्रुप्स, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है जो वहां के सिटीजन्स हैं, जो वहां की पब्लिक है, वो परेशान हो गई है कि यूएस इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है वॉर में। वहां की पब्लिक अब रिलीफ चाहती है ट्रम्पिज्म से। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? द फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी। किस चीज पे फोकस है? कि भाई सस्ता करो। किन चीजों को सस्ता करो? चाइल्ड केयर को, रेंट फ्रीज, तो जो रेंट का जो प्रॉब्लम चल रहा है, मेडिकेयर फॉर ऑल, सबको मेडिकेयर दो, और अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ। वाइल ब्रेकिंग विद द डेमोक्रेटिक पार्टीज फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट। तो साथ के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अग्रीमेंट है कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, बाहर के देशों के साथ रिश्ते कैसे होने चाहिए, इंक्लूडिंग ऑन किस चीज को लेके, कि क्या करो, जो फंड किया जा रहा है इजराइल की मिलिट्री के साथ उसको छोड़ो,
ब्रेक विद का मतलब क्या होता है, उसको रोको। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी क्या कह रही है वहां की, डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही है कि भाई चाइल्ड केयर सस्ता बनाओ, मेडिकेयर सबको दो, अमीरों पे टैक्स लगाओ, इसराइल की मिलिट्री को जो फंड कर रहे हो उसके साथ ब्रेक विद करो, मतलब उसको रोको। तो इन सब चीजों की वजह से ये लोग जो हैं स्ट्रांग होल्ड है उनका, जहां पर वहां पे तो जीते ही जीते हैं, बल्कि उन जगहों पे भी जीते हैं जो उनके स्ट्रांग होल्ड के बियॉन्ड है, मतलब वो और भी सिटीज में जीत रहे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में भी वो लोग जीत गए। तो ये जो न्यू कोहॉर्ट है, कोहॉर्ट मीन्स ग्रुप, तो ये जो नया ग्रुप है इसने ना केवल प्राइमरीज को जीता है, मतलब मेन मेन जगहों को जीता है, बल्कि इसने एक चेंज भी लेके आया है ये नजरिए में बहुत सारे अमेरिकन के। तो बहुत सारे अमेरिकन का नजरिया भी चेंज हुआ है। बट कॉशन, बट केयरफुल रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, वारंटेड मीन्स रिक्वायर्ड, केयरफुल रहना जरूरी है। टेकिंग ऑन द रिपब्लिकन मशीन, रिपब्लिकन मशीन को हराना, मतलब रिपब्लिकन पार्टी को हराना, मिस्टर ट्रम्प की पार्टी को हराना नवंबर में एक बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। तो मिस्टर ट्रम्प की पार्टी को हराना, उसको उसके ऊपर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल काम होने वाला है, स्पेशली इफ द, और अगर डेमोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट जो है, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, डज नॉट रैली अराउंड, अगर वो रैली अराउंड ना करे, मतलब इकट्ठा ना करे अपने इंसर्जेंट्स को, अपने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को मिस्टर ट्रम्प के अराउंड, तो अगर उन्होंने इकट्ठा नहीं किया, अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अपने रैली अराउंड में से एक तरीके से सपोर्ट नहीं किया अपने लोगों को ट्रम्पिज्म के अगेंस्ट, तो जीतना बहुत मुश्किल है इनका। फिर भी सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प अब अनपॉपुलर हो चुके हैं, मिस्टर ट्रम्प को अब बहुत कम ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका मैसेज क्या है, वेलफेयर फर्स्ट, कि पहले अपनी कंट्री के लोगों का वेलफेयर करो, फिर बाहर की कंट्रीज में लड़ाइयां वड़ाइयां करना। तो वेलफेयर फर्स्ट मैसेज जो है, जो क्या करेगा, कट अक्रॉस करेगा। कट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, सब लोगों तक पहुंचेगा। तो यूएस के कल्चर, अक्रॉस द यूएस कल्चर वॉर्स द रिपब्लिकन विल कीप स्टोकिंग। तो पूरा का पूरा पैसेज क्या कह रहा है कि इनका मैसेज क्या है, इनका मैसेज है कि अपने लोगों का वेलफेयर सबसे पहले करो, अपने लोगों को पहले ठीक करो। तो वेलफेयर फर्स्ट मैसेज जो है, जो कि यूएस की जो कल्चर वॉर्स चल रही हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी है जो उसको स्टोक कर रही है, स्टोक का मतलब क्या होता है, आग में घी डालना, मतलब बढ़ाना। तो रिपब्लिकन पार्टी जो लड़ाइयां करवा रही है, उस लड़ाइयों को तक पहुंचने के लिए, उस लड़ाइयों को रोकने के लिए उनका जो मैसेज है वेलफेयर फर्स्ट मैसेज, तो यही मैसेज है जो आगे तक बढ़ सकता है और डेमोक्रेटिक पार्टी को जिता सकता है। और द ग्लोबल साउथ, दुनिया भर का जो साउथ है, मतलब जो कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी आता है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही वायबल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल ताकत है यूएस में, हम वेलकम करेंगे। हम भी मिस्टर ट्रम्प से परेशान है, दुनिया मिस्टर ट्रम्प से परेशान है। तो अगर यूएस के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बढ़ता जा रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो कंट्रीज इसको क्या करेंगी, वेलकम करेंगी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की क्या कहती है कि फेयर ट्रेड करो, कंट्रीज के साथ फेयर तरीके से काम करो। मिस्टर ट्रम्प तो क्या कहते हैं, ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो, ये टैक्स लगा दो, नहीं। डेमोक्रेटिक्स वहां के क्या कहते हैं कि ट्रेड और जो पॉलिसीज है वो फेयर होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि जो वॉशिंगटन पूरे टाइम लड़ाइयां करता रहता है वो भी खत्म हो। तो कंट्रीज तो खुश होंगी कि मिस्टर ट्रम्प अगर हार जाते हैं और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कंट्रोल ले लेती है, तो बाकी कंट्रीज तो खुश होंगी, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प तो लड़ाइयां कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता लड़ाइयां। मिस्टर ट्रम्प तो टैक्स लगा रहे हैं, कोई नहीं चाहता टैक्स लगे उनके ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें वेलकम की जाएंगी बाकी कंट्रीज के द्वारा। समझ आया पैसेज सभी को? पैसेज बहुत ही अच्छे लेवल का था, बहुत ही मेंस लेवल का था। क्वेश्चंस करें? चले, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। पैसेज क्यों सजेस्ट कर रहा है कि अभी जो सक्सेस मिली है इन डेमोक्रेटिक पार्टी वालों को ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो सक्सेस मिली है इन डेमोक्रेटिक पार्टी वालों को ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इनकी जीत बता रही है कि वो आइडियाज जिनको पहले माना जाता था कि वो पॉलिटिकली टैबू है, मतलब कोई उन पर डिस्कस नहीं करता था, अब उनको कुछ कुछ पार्ट्स में इंपॉर्टेंस मिल रही है। सही बात है। तो पहले वो आइडियाज जिनको कोई डिस्कस नहीं करता था, अब उनको क्या मिल रही है? इंपॉर्टेंस मिल रही है, इसलिए वो पार्टीज जीत रही हैं। उनके कैंपेन्स दिखाते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल्कुल ही बेकार हो गई हैं रिजल्ट में, हैव बिकम इररेलेवेंट टू इलेक्टोरल आउटकम्स अक्रॉस द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। पूरे के पूरे सिस्टम में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेकार हो गई हैं। ऐसा तो ऑथर ने कहीं नहीं बोला कि इररेलेवेंट हो गई हैं। इनका जो इमर्जेंस है वो बताता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पॉलिटिकल सेंसस था, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो चीजें थी उनको उसी के अंदर चैलेंज किया जा रहा है। सही बात है। तो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही थी तो लोग अब उसको ही चैलेंज कर रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, आंसर इज बी, बोथ ए एंड सी। कौन कौन से मेन कारण है जिसकी वजह से ऑथर को लगता है कि अभी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज बढ़ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है? उन्होंने बताया है कि जो वहां के कैंडिडेट्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टीज के, वो सिर्फ वही सक्सेसफुल नहीं हुए जहां पे उनका कंट्रोल था, बल्कि वो और जगह भी सक्सेसफुल हुए हैं। है ना, यहां लिखा हुआ है कि वो लोग सिर्फ वही सक्सेसफुल हुए हैं जहां पे उनका डोमिनेंस था। नहीं, वो सिर्फ वही सक्सेसफुल नहीं हुए जहां पे उनका डोमिनेंस था, वो न्यूयॉर्क सिटी में भी सक्सेसफुल हो गए जहां पे उनका डोमिनेंस नहीं था, जहां पे उनका कंट्रोल नहीं था। तो ये तो गलत हो गया, ओनली वर्ड ने घोटाला कर दिया। इन्होंने कंसर्न्स उठाए हैं अफोर्डेबिलिटी को लेके। सही बात है, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने चिंताएं उठाई हैं चाइल्ड केयर को लेके, अफोर्डेबिलिटी को लेके, और उन्होंने बुराइयां भी करी हैं अभी जो पॉलिसीज चल रही हैं उनकी। सही बात है। उन्होंने अपना जो अपील है सिर्फ वही नहीं किया जहां उनका स्ट्रांग होल्ड था, बल्कि उन्होंने पूरी सारे के सारे वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया है। सही बात है, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने पूरे के पूरे वोटर्स का ही नजरिया चेंज किया है। तो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। कौन सा है जो आप इन्फर कर सकते हो कि ऑथर ने जो कंपेयर किया है जो अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी का सिस्टम था और जो अब जो नया सिस्टम आ रहा है? तो जो नया सिस्टम आ रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, वो कोशिश कर रहा है अपने आप को अलग करने की। वो ऐसी चीजों पे सवाल उठा रहा है जो पहले पार्टी एक्सेप्ट करती थी। सही बात है। तो जो पहले पार्टी वाले लोग थे उनके अगेंस्ट भी जा रहे हैं वो लोग। स्टैब्लिश लीडरशिप ने अपनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो थी, जो पहले उनकी सोच थी, उसको पूरी तरीके से त्याग दिया है। कंप्लीटली वर्ड ने घोटाला कर दिया, नहीं पूरी तरीके से नहीं त्यागा है। कंप्लीटली मीन्स जो वो सोचते थे, जो वो करते थे, वो सारी चीजों को छोड़ दिया गया है? नहीं, सारी चीजों को नहीं छोड़ा गया, कंप्लीटली वर्ड ने घोटाला कर दिया। जो नया मूवमेंट आ रहा है ये अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को ब्रॉडन कर रहा है, मतलब अपने एरियाज बढ़ा रहा है। ये मटेरियल इकोनॉमिक कंसर्न्स को लिंक कर रहा है, मतलब जो लोगों की चिंताएं हैं उन पे सवाल उठा रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी सवाल उठा रहा है। तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लोगों की चिंताओं पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और इस तरीके से लोगों तक पहुंचा जा रहा है इस नए मूवमेंट के थ्रू। बिल्कुल सही बात है, आंसर इज डी, बोथ ए एंड। अगला, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बर्नी सैंडर का जो पॉलिटिकल कैंपेन था, इसकी वजह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जहां पे सोशलिस्ट आइडियाज जो हैं वो लेस पॉलिटिकली मार्जिनल हो गए। मतलब पहले बहुत कम होते थे, मतलब पहले वो मार्जिनल थे, पहले बहुत कम लोग ही उन पे ध्यान देते थे, बट इनके कैंपेन की वजह से अब मार्जिनल कम हो गए हैं, मतलब अब ज्यादा लोग इन पे ध्यान दे रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ज्यादा लोग इन पे ध्यान दे रहे हैं। एनजी निक्सन का जो नॉमिनेशन हुआ फ्लोरिडा में, उसने बताया कि एक प्रोग्रेसिव कैंपेन को ज्यादा खर्चे की जरूरत है। नहीं, खर्चा कम करके ये जीत गई थी। और यहां पे लिखा हुआ है कि ज्यादा खर्चा किया इन्होंने, नहीं ज्यादा खर्चा नहीं किया इन्होंने। ऑथर ने बताया है कि जो सोशलिस्ट करंट बढ़ता जा रहा है ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो किस चीज से? जो ट्रेडिशनल स्टेट ओनरशिप थी प्रोडक्टिव एसेट्स की। तो हाँ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो है इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब आप अलग नहीं कर सकते हो। इनका जो मूवमेंट है वो यही है कि बस सामान की स्टेट ओनरशिप हो जाए। तो ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, क्या ये सिर्फ ये कह रहा है कि स्टेट ओनरशिप कर लो प्रोडक्टिव एसेट की? नहीं, इनका मूवमेंट ये नहीं है
कि जितना भी एसेट्स है वो सरकार के कंट्रोल में चला जाए, नहीं, इनका मूवमेंट ये नहीं, इनका मूवमेंट है कि चीज़ों को सस्ता बनाओ, चीज़ों को अफोर्डेबल करो। इनका मूवमेंट है कि लड़ाइयाँ खत्म करो बाहर की कंट्रीज से। तो इनका मूवमेंट ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट ओनरशिप हो एसेट्स की, नहीं, इनका जो मूवमेंट है वो अलग है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब बिल्कुल सेम है। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम है, तो इसके जैसा सेम नहीं है। तो आंसर इज ओनली। क्लियर सभी को? टोन, ऑथर जोवियल, जोवियल का मतलब क्या होता है, हंसी मजाक सा कर रहे हैं ऑथर, नहीं, ऑथर ने कहीं हंसी मजाक तो किया ही नहीं है। पैंगुइन, ऑथर को उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि चीजें अब अच्छी होंगी अमेरिका में। नॉस्टैल्जिक, ऑथर पुरानी बातों को याद करके दुखी हो रहे हैं, पुरानी बातों को याद करके मेमोरीज में जा रहे हैं, नहीं। तो आंसर इज ओनली बी कि ऑथर को उम्मीद है कि चीजें अच्छी होंगी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, बिल्कुल सही है, नो के साथ हाउ लगाते हैं, कोई एरर नहीं है, उसे नहीं आता कैसे डीप रिवर में स्विम करते हैं। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, दो एरर थी, सी और डी दोनों गलत थे। ब्रिक और स्टोन दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब ब्रिक और स्टोन को आप गिन नहीं सकते, यू कैन नॉट काउंट ब्रिक एंड स्टोन। तो ब्रिक एंड स्टोन होता है, ब्रिक्स एंड स्टोन जैसा कुछ भी नहीं होता। ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट 3 scores ऑफ ऑरेंजेस। अच्छा, स्कोर्स का मतलब होता है 20, तो मतलब 60 ऑरेंजेस उसने खरीदे। तो मार्केट खरीदने के लिए गया है। जब मार्केट को उसके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करते हो, मतलब जिस चीज के लिए वो बनी है आप उसी चीज के लिए यूज कर रहे हो, तो मार्केट सामान खरीदने के लिए ही बनी है और वो उसी चीज के लिए यूज की जा रही है, तो उस केस में आर्टिकल द नहीं लगाते। तो ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट 3 scores ऑफ ऑरेंजेस, बी पार्ट में एरर हो गया। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर प्लीज अच्छे से देख लेना अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं तो। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू नाउ, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, तो आई हैव सम अर्जेंट वर्क टू डू नाउ कर सकते हो, ए और एंड नहीं लगा सकते क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है। इट इज एडवाइजेबल टू टेक अ हैवी लगेज, लगेज भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप गिन नहीं सकते, तो दो पार्ट्स में एरर है, अ भी हटाना पड़ेगा और एस भी हटाना पड़ेगा। इट इज एडवाइजेबल, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे, और जितने लोगों को मजा आ रहा है एक बार थम्स अप दे देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में भी। एवरीवन विल गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। मेकिंग जीआई इज फैशनेबल एंड फेयर, चलो पहले आप स्किम करेंगे फिर हम समझाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जीआई क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा पैसेज में।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। अगस्त 21 को वर्ल्ड फैशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, फिर भी इंडस्ट्री जो है पुराने आर्ट्स पुराने क्राफ्ट्स को ही यूज़ कर रही है। तो हो क्या रहा है कि हमारे आर्ट्स हैं, है ना, हमारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको फॉरेनर्स या फॉरेन कंपनीज बोल रही हैं कि ये तो हमारा फैशन है, और हमारी नॉलेज को गलत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन एक लीगल टूल है जो ऐसी चीज़ों को बचा सकता है। जीआई बताता है कि वो सामान कहाँ से आया था। जैसे अभी कोल्हापुरी चप्पलों को लेके गया था, तो कोल्हापुरी चप्पलें इंडिया का जो ट्रेड्समैन, इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वो बनाते हैं। तो जीआई टूल एक क्या चीज़ है, बताता है कि वो सामान कहाँ से बना है। तो इसको अग्रीमेंट में डाला गया, ईयू ने इसको सपोर्ट किया, इंडिया ने इस एक्ट को बनाया। मई 2026 तक इंडिया ने इतने सारे 822 जीआईस को रजिस्टर कर लिया है, जिसमें चंबा चप्पल भी आती है, पोचमपल्ली, इक्कत और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं। जीआई जो है हक है जिससे कि जो नॉलेज और स्किल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो और प्रोड्यूसर्स को फायदा मिले और उनको रिकॉग्निशन मिले। लेकिन दुनिया भर का जो प्रोटेक्शन है वो इक्वल नहीं है। ट्रिप्स कहती है स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन देती है वाइन्स एंड स्पिरिट्स को, और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है वो वीक आर्टिकल पे, आर्टिकल 22 पे। तो एक 2025 में परादा और कोल्हापुरी चप्पल की कंट्रोवर्सी हुई थी। जून 2025 में परादा ने फुटवेयर शो किया जो कि कोल्हापुरी चप्पल जैसा था इस फैशन वीक में, और कोई क्रेडिट नहीं दिया हमारी महाराष्ट्र और कर्नाटका की कम्युनिटीज को। 6 एडवोकेट्स फिर बॉम्बे हाईकोर्ट गए, लेकिन उनके पिटिशंस को डिसमिस कर दिया गया जब कोर्ट ने सवाल उठाया उन पे। फिर ये जो डिस्प्यूट है ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में सेटल हुआ। दिसंबर 11 में परादा ने एक एमओयू साइन किया इनके साथ, जिसमें उसने प्रोडक्ट्स को मार्केट किया मेड इन इंडिया बोल के, और जो कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर्ड था उनके आर्टिसन से। तो फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ और परादा ने मेड इन इंडिया करके इस चीज को मार्केट किया। इस एपिसोड ने दिखाया कि जीआई टैग से अकेले से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, इशू इंपॉर्टेंस गेन किया है इंडिया में, और ईयू में एक नेगोशिएट किया एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। जनवरी 2026 में दोनों साइड्स ने काम किया कि हम एक अलग से जीआई अग्रीमेंट करेंगे। इंडिया ने 30 यूरोपियन वाइन्स को रिकॉग्नाइज किया है, चीज को, मीट को। तो इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को भी मिलना चाहिए। एथिकल फैशन जो है सिर्फ इंस्पिरेशन ही नहीं, इंस्पिरेशन के बियॉन्ड मूव करना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, और कंपेंसेशन भी होना चाहिए हमारे आर्टिस्ट एंड कम्युनिटीज को। तो पैसेज क्या बता रहा है कि जीआई की क्या लिमिटेशन है। जीआई पूरा प्रोटेक्शन देता है नहीं, जीआई रिकॉग्निशन तो एस्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कंस्ट्रेन्ड है, क्योंकि अनइक्वल तरीके से एक्ट को लगाया जा रहा है। सही बात है। जीआई इंडिविजुअल डिजाइनर्स को प्रोटेक्ट करता है। जीआई को इसलिए किया गया कि यूरोपियन वाइन्स को सेम लेवल प्रोटेक्शन मिले, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की तरह नहीं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अनइक्वल है, प्रोटेक्शन जो है वो अनइक्वल है, ये ऑथर ने बोला था, यही प्रॉब्लम थी जीआई में। आंसर वाज बी। कौन सा डेवलपमेंट है जो बताता है कि इनइक्वालिटी है। इंडिया ने ये एक्ट किया नहीं, इंडिया ने इतने सारे जीआई रजिस्टर किए नहीं। इनइक्वालिटी कहाँ है कि वाइन्स और स्पिरिट तो आर्टिकल 23 के अंदर प्रोटेक्टेड है, जबकि बाकी चीजें आर्टिकल 22 के अंदर प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे इनइक्वालिटी है। आंसर इज सी। इसमें भी कोई इनइक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी पूछी गई है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। सफिस मीन्स इनफ है। मैग्निफिकेशन, आपने बड़ा कर दिया उस चीज को। फ्लैम्बायलेंटली, बहुत शो ऑफ कर रहे हो। रिहैबिलिटेशन, उसको वापस से ठीक कर रहे हो। टिंकरिंग, थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हो चीजों। 1, 3, 4, 5 एंड 2। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा काम ले रहे हो। बाय द स्किन ऑफ वन स्टिच मीन्स जस्ट बेयरली, मुश्किल से। कम फुल सर्कल मीन्स वापस सिचुएशन पे आ गए ओरिजिनल वाली। डाउन टू अर्थ, आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो। गेट विंड ऑफ, मतलब आपने एक रूमर, एक अफवाह सुनी है। E, C, A, B एंड 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखोगे ही लिखोगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस मोमेंट इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चे की जिम्मेदारी है। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है शुभांगी
बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। मजा आया आज के सेशन में? परफेक्शन 9.0 आपका 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 3 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं परफेक्शन 9.0 के अंदर। एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक हाउ टू डू स्किमिंग की क्लास है और एक पैरा जंबल की क्लास है। वो तीनों क्लासेस प्लीज देख लेना 21, 22, 23 तक। 3 दिन है आपके पास 3 क्लासेस देखने के, और फिर 24 अगस्त से क्लासेस में रेगुलरली आ जाना। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनको परफेक्शन 9.0 से ही स्टार्ट करना है। 3 महीने का टाइम दे दो बस मुझे, और दिन के 2.5 घंटा रोज दे दो। 1 घंटा एडिटोरियल, 1 से सवा घंटा परफेक्शन। आई कैन अश्योर यू कि मैं आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग बना दूँ, बट उसके लिए आपको 1 घंटा एडिटोरियल और 1 घंटा परफेक्शन रोज करना ही करना पड़ेगा हर हालत में। 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना। बट क्लासेस में रेगुलरली आओ। एक सिंगल सेशन कोई भी बच्चा किसी भी हालत में मिस ना करे। यहाँ से स्कैन करके डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। यस ऑफिसर एप्लीकेशन में आपकी क्लासेस होती है। लाखों बच्चे क्लासेस में रेगुलरली आते हैं। अगर आप क्लासेस में रेगुलरली नहीं आ रहे हो, मतलब आप उन लाखों बच्चों से बहुत पीछे हो। अगर कंपटीशन में रहना है, अगर सिलेक्शन चाहिए, तो आगे निकलना पड़ेगा, पीछे रह के सिलेक्शन नहीं हो। जिन बच्चों को लगता है कि कैसी क्लासेस है, मैं एक बार देख लूँ, तो आप 21 रुपीज़ में 3 डेज के लिए क्लासेस देख सकते हो। ये ऑफर सिर्फ आपको आज ही मिलेगा, मतलब आज और आज ही आप सिर्फ 21 रुपीज़ वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो किस तरह की क्लासेस होती है। कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की क्लासेस मिलेंगी। परफेक्शन बैच तो सारे एग्जाम्स के लिए होता है, बट अगर आपको कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। हाँ, तो 21 रुपीज़ वाला बैच आपको 3 डेज के लिए मिलेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करने, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ। एक सिंगल सेशन कोई भी बच्चा किसी भी हालत में मिस नहीं करेगा। मजा आया आज के सेशन में? मुझे फीडबैक जरूर देना आज की क्लास कैसी लगी। अब हम मिलेंगे 11 बजे परफेक्शन बैच की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।